हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था वास्तविक संख्याएं। एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कहकर जो प्रश्नावली सॉल्व की है वो प्रश्नावली 1.1 नहीं बल्कि 1.2 के सवालों को हमने सॉल्व किया है। प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जिस पर आधारित प्रश्न है, तो वो छूट गई है, वो हम अपने वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप मासा बोलते हैं, और एलसीएम जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसे आप लासा बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला सवाल है यहाँ पे 12 और 15 और 21, यानी पहला सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तीसरे का, तो पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा है 12, 15 और 21, यानी कुल ये तीन संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है, और अभाज्य गुणनखंडन की मदद से हमें उसका मासा और लासा निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन किस तरह से करना है। तो आप सबको पता है कि अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हमें संख्याओं को इस तरह से लिखना होता है, फिर 12 इस तरफ ऐसी संख्याएं लिखनी होती हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ उन संख्याओं को लिखते हैं जिससे इधर लिखी हुई संख्याएं डिविजिबल यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो देखिए 12 2 से विभाजित होगा तो 2 6 के 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है, फिर 3 3 से ही विभाजित होगा क्योंकि 3 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। 15 3 से विभाजित होगा तो 3 5 15, 5 एक अभाज्य संख्या इसलिए 5 केवल 5 से ही विभाजित होगा, और फिर 21 जो है वो 3 से विभाजित होगा, 3 7 21, और फिर 7 एक अभाज्य संख्या है तो वो केवल 7 से विभाजित होगा यानी 7 एकम 7। जब अभाज्य गुणनखंडन में लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा गुणनखंड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, हम वहाँ रुक जाते हैं, और जो भी संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ देखिए आधार बराबर है, तो हमने आपको बताया था कि आधार बराबर होने पर घातें जुड़ती हैं, या फिर इस तरह से सुनिए कि आधार जब बराबर होता है तो उस समय हम समान आधार पर घात के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं, वो जितनी बार है। तो 2 बार है तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3। फिर 15 जो है उसे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसमें कोई भी संख्या एक से ज़्यादा बार नहीं है इसलिए घातों का कोई मतलब नहीं होगा। 21 जो है वो 3 गुणे 7 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपको मैंने बताया था मासा और लासा निकालने की विधि, तो मासा और लासा निकालने के लिए आप करते क्या हैं, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, और अभाज्य गुणनखंडन करने के उपरांत ये देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करने के बाद हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसका गुणा करते हैं, गुणनफल ही मासा होता है। तो देखिए यहाँ पर 12, 15 और 21 इन तीनों संख्याओं में 3 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ इसकी अधिकतम न्यूनतम जो घात है, मिनिमम सबसे छोटी घात जो है वो 3 की घात 1 है, वही उसकी अधिकतम घात भी है, वही उसकी न्यूनतम घात भी है, क्योंकि 3 एक ही बार हर एक संख्याओं के गुणनखंड में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मासा जो होगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अकेला है, 3 के साथ कोई और संख्या है नहीं, कोई और संख्या भी अगर होती तब हम गुणा करते हैं। ठीक है, फिर लासा के लिए मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं हमें दी हुई होंगी उनका अभाज्य गुणनखंडन करने के उपरांत हम ये चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं, गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं। फिर उन शामिल संख्याओं की जो सबसे बड़ी घात होती है उसका गुणनफल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लासा। तो देखिए 12 में 2 की घात 2 गुणे 3 है, 15 में 3 गुणे 5 है, 21 में 3 गुणे 7 है, तो 2 3 5 और 7 इस तरह से कुल 4 संख्याएं इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में शामिल हैं। इनकी सबसे अधिक घात जो होगी यानी हाईएस्ट पावर जो होगी उसका प्रोडक्ट यानी उसका गुणनफल जो होगा वो लासा होगा। तो 2 की अधिकतम घात 2 की घात 2 है,
3 की अधिकतम घात 1 ही है क्योंकि वो अकेला आया हुआ है। 5 की भी अधिकतम घात 1 है और 7 की भी अधिकतम घात 1 है। 2 का वर्ग 4 होगा। 5 और 3 का गुणा होता है 15। 15 और 7 का गुणा होता है 105। 4 और 5 का गुणा होगा 20, हासिल 2 आएगा। 4 और 0 का गुणा होगा, शून्य का गुणा होगा 0, मतलब 0, और फिर यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 4 एकम 4। इस तरह से आप देख सकते हैं 4 पच्चे 20, हासिल 2, 4 शून्य शून्य, 2 उतरेगा, फिर 4 एकम 4, तो 420 आ गया। ठीक है, 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि मासा 3 है और लासा 420 है, पहली वाली संख्या का 12, 15 और 21 का। अब हम दूसरे वाले 17, 23 और 29 में अभाज्य गुणनखंडन की मदद से उनका लासा और मासा निकालते हैं। ठीक है, दूसरा जो सवाल है हमारा वो है 17, 23 और 29। सत्रह का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 23 का करेंगे, 29 का करेंगे। आप सबको पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या ही है, उसी तरह 23 भी एक अभाज्य संख्या और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 17 केवल 17 से कटेगा तो 17 एकम 17, 23 केवल 23 से कटेगा तो 23 एकम 23, और 29 केवल 29 से कटेगा तो 29 एकम 29। तो 17 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 23 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 23, और 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 29। मासा जो होगा वो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा। तो आप देख सकते हैं 17, 23 और 29 में कोई भी संख्या 1 के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है, तो फिर मासा इसकी 1 हो जाएगी, मतलब इस संख्याओं का मासा 1 हो जाएगा। लासा की बात अगर आप करें तो लासा जो है उपस्थित जितने भी गुणनखंड होते हैं, यानी जितने भी जो भी संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उनके गुणनखंडों में जितने भी गुणनखंड शामिल होते हैं सबकी अधिकतम घात का गुणनफल जो होता है, यानी हाईएस्ट पावर। तो देखिए 17, 23, 29 इसके अलावा और कोई संख्या इनके गुणनफल में गुणनखंड में शामिल नहीं है, तो 17, 23 और 29 की जो हाईएस्ट पावर होगी, तो 17 की अधिकतम घात 17 ही है, मतलब 1 ही है। 23 की अधिकतम घात 1 ही है और 29 की भी अधिकतम घात 1 ही है। तो 17, 23 और 29 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनफल करते हैं तो 29 में 23 से गुणा करेंगे, 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 होगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होगा, तो 7 हो गया, 8 8 16, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर इसमें 17 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते होता 49, हासिल 4, 7 7 6 42, 42 और 4 होगा 46, हासिल फिर से 4 बचेगा, फिर 7 6 42 होगा, 42 और 4 होगा 46, फिर 1 और 7 का गुणा 7, 1 और 6 का गुणा 6, 1 और 6 का गुणा 6, यहाँ 9 होगा, 9 7 और 6 13 होगा, 6 और 6 12, 1 13 हो जाएगा, 6 4 10, 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11,339। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 17, 23 और 29 का जो मासा है वो तो 1 है, लेकिन लासा 11,339 आया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और अभाज्य गुणनखंडन की मदद से उसका लासा और मासा निकालेंगे। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 8, 9 और 25 का हमें लासा और मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। तो इसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से हमने पहला और दूसरा सॉल्व किया है। तो 8, 9 और 25, तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 9 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं और 25 का, तो 2 चौके 8 होगा क्योंकि 8 2 से डिविजिबल है, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 एकम 2, 3 त्रिका 9 होगा, फिर 3 एकम 3, 25 5 से कटता है तो 5 पचे 25 और फिर 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंडन में हम यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई होती है, यहाँ पर लिखी हुई संख्या से उसे भाग देते हैं और भागफल नीचे लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखी हुई संख्या से इसको भाग देते हैं, भागफल नीचे लिखते हैं। इस तरह प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि भागफल 1 ना हो जाए। ठीक है, और जब भागफल 1 मिलेगा तो उस दशा में हमारा गुणनखंडन पूर्ण हो जाएगा, हम वहाँ पर रुक जाएंगे और दी गई संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे। तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 3 क्योंकि समान आधार पर 2 को 3 बार गुणा किया गया है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2।
फिर हम मासा और लासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छांटना होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 2, 3 और 5, कोई भी संख्या जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता तो हमें पता है कि हर एक संख्या में 1 का गुणा उपस्थित होता है। तो फिर हम 1 को ही उस संख्या का मासा मान लेते हैं क्योंकि वही उभयनिष्ठ है। लासा की बात अगर करेंगे तो लासा जो होगा सम्मिलित सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। तो 2, 3 और 5 इसमें 3 तरह की संख्याएं शामिल हैं। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडन में जिसकी अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 3 है, 3 की अधिकतम घात 2 है और 5 की अधिकतम घात भी 2 है। तो आप देख सकते हैं लासा जो होगा 2 की घात 3 8 होगा, 3 की घात 2 का मान 9 होगा और 5 की घात 2 का मान 25 होगा। 25 और 8 का गुणनफल हम पहले करते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा मिले। तो 8 पंजे हो गया 40, 8 दूनी 16, 4 20 यानी 200 हो गया। फिर 200 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 0 9 0 0 9 0 0 और 9 दूनी 18 होगा। इस तरह से 1800 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न 3 है प्रश्नावली 1.1 का हमने उसके तीनों खंडों को अच्छी तरह से सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एचसीएफ 306 और 657 का हमें दिया हुआ है 9, एचसीएफ यानी कि मासा। एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो एक रूल हमने पढ़ा हुआ था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। मासा और लासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर हमें इन जो हमें यहाँ पे दिया गया है मासा, लासा और उन दोनों संख्याओं में यानी कुल 4 क्वांटिटीज़ होंगी, इन चारों में से अगर 3 हमें पता है तो चौथी आसान से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा जो होता है वो बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे उन्हीं दोनों संख्याओं का मासा। तो चलिए इस फार्मूले की मदद से हम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 यानी 306 और 657 का एलसीएम जो है वो बराबर है इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ 306, 657। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। तो देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते होता है 63, 64 और 65 2 आएगा, 2 और 7 27 होगा, फिर 9 त्रिक होता है 27। तो इस तरह से 306 गुणे 73। अब हम 306 को 73 से गुणा करते हैं तो 3 6 18 होगा, 3 0 0 1, 3 त्रिक का होगा 9, 7 6 42 हासिल 4, 7 0 0 4 यहाँ उतर जाएगा, फिर 7 त्रिक होता है 21, तो यहाँ 8, यहाँ 3, 9 4 13, 1 और 1 होगा 2 और यहाँ 2, तो 22 338। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22 338। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 5वां सवाल जो है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमारा प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जिसे 0 पर खत्म होना है, 0 पर समाप्त होना है, तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 5 एक गुणनखंड के रूप में शामिल जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10, तो आप देख सकते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 जो है वो शामिल है। इसी तरह से मान लीजिए आपने लिखा 20, 2 दहाई में हो गया 20,
फिर 2 पच्चे 10 और फिर 5 एकम 5। तो फिर 20 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ भी 5 क्या है, शामिल है। इसी तरह से मान लीजिए आपने लिखा 100, तो 100 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 से हो जाएगा तो 25 बार जाएगा, 2 25 में 100, फिर 5 पचे होता है 25 और 5 एक कम हो जाएगा 5। तो 100 के अभाज्य गुणनखंडन में भी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो एक गुणनखंड के रूप में शामिल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी संख्या जो कि शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में शामिल होना अनिवार्य है। सवाल कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n के स्थान पर कोई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है कि काउंटिंग नंबर्स जितने होते हैं, यानी गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जो कि 1 से शुरुआत होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक प्रसारित होती हैं। तो 6 की घात n यानी n के स्थान पर 1 से लेकर कोई भी संख्या हम रखें जो कि प्राकृतिक संख्या है, उस संख्या के रखने के उपरांत इसका जो मान मिलेगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी एक संख्या के रूप में होगी, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये सवाल है। तो हम करेंगे क्या, 6 टू दी पावर n के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में शामिल कौन कौन से संख्याएं हैं। अगर उन संख्याओं में 5 शामिल है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ शून्य पर समाप्त हो सकता है। किंतु अगर अभाज्य गुणनखंडन में 5 दूर दूर तक कहीं शामिल नहीं है तो हम बोलेंगे 6 टू दी पावर n के लिए ऐसा कोई n नहीं है, यानी ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो कि n के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर 6 टू दी पावर n को 0 पर समाप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। इसके नीचे ही मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ 6 टू दी पावर n, यानी संख्या जो लिखी हुई है वो संख्या है 6 की घात n। अब देखिए 6 को अगर आप ब्रेक करें, तोड़ें, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पूरे की घात n। आप सबको घातांक के नियमों से एक चीज़ तो पता होगी कि किसी भी गुणनफल पर अगर कोई घात लगी हो तो उस गुणनफल में शामिल जितने भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं पर उस घात को बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 2 की घात n हो जाएगा और गुणे 3 की घात n हो जाएगा। अब देखिए n के किसी भी मान के लिए, n आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, तो n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n का केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, एक 2 और एक 3 की। n बराबर अगर आपने 2 रखा तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 मिलेगा। n बराबर आपने 3 रखा तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3 मिलेगा। पर अभाज्य गुणनखंडन में शामिल संख्याएं केवल 2 और 3 ही होंगे। 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा उसमें शामिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि 5 तो बिल्कुल शामिल नहीं होगा। और अगर 5 शामिल नहीं है n के किसी भी मान के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि 6 की घात n के किसी मान के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः, या चूंकि पहले लिखे, चूंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n के लिए 6 की घात n का केवल 2 अभाज्य गुणनखंड शामिल होंगे, या का कीजिएगा में लिख लीजिए, यानी 6 की घात n में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड शामिल होंगे, 1 2 एवं दूसरा 3। ठीक है, इसलिए इसी के आगे आप लिख लीजिएगा, इसलिए 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि
शून्य पर समाप्त होने के लिए पाँच का अभाज्य गुणनखंड में शामिल होना अनिवार्य है और इस स्थिति में पाँच शामिल नहीं है। ठीक है, तो पाँच का शामिल होना अनिवार्य है और इस स्थिति में यानी 6 की घात n के केस में 5 जो है अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1 के छठे सवाल की तरफ चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के शुरुआत में। वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसके शुरुआत में हमने पढ़ा था। उसमें जो प्रमेय था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें एक कथन दिया हुआ था और वो कथन ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है उसको उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर ऐसे कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यानी ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, अगर ये संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएं तो ये संख्याएं जो होंगी वो भाज्य हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्रमेय के अनुसार यही था कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। अगर उसका क्रम ध्यान में ना रखा जाए तो फिर ये गुणनखंडन जो होता है या ये गुणनफल जो मिलता है हमें वो अद्वितीय होता है। तो देखिए सवाल छठे का जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है 7 × 11 × 13 और धन 13। आप देख सकते हैं कि इसमें 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 7 × 11 और गुणे 13 के स्थान पर 1 हो जाएगा धन 1। इसे हम लिख सकते हैं 13 × 11 और 7 का गुणा 77, 77 और 1 का गुणा 77, फिर 1 उसमें अगर जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 78। आपका ये गुणनखंड हो जाएगा 13 × 78। 78 का अगर गुणनखंडन किया जाए तो 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से कटेगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 होता है 9 और 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसे हम 13 × 13 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं 13 × 78 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 13। अब हम इसे अगर सही से लिख लें यानी इसके आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें तो 2 × 3 × 13 × 13, या फिर इसी को अगर हम थोड़ा और सही से करें तो 2 × 3, 13 2 बार आ रहा है तो समान आधार है, तो जितनी बार आता है उसके पावर यानी घात के रूप में लिख देते हैं तो 13 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2, 3 और 13 अभाज्य संख्या हुई। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरफ इनका गुणनफल होने के बाद जो भी संख्या यहाँ आएगी वो इन संख्याओं के जो कि अभाज्य हैं उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा रही है। इसका मतलब जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वो संख्या 2, 3 और 13 के गुणनफल के रूप में व्यक्त है और 2, 3 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो संख्या है 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। तो फिर यहाँ लिखोगे आप अतः प्रमेय के अनुसार संख्या जो है वो एक भाज्य संख्या है। दूसरे ऑप्शन को भी हम ठीक इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस दूसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखा है 7 × 6
गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन कितना 5। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन में कितना 1। इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 और 3 का गुणा 6, 6 और 4 का गुणा 24, 6 चौक 24 और 7 छक होता है 42। तो 42 और 24 का गुणनफल 4 दूनी 8, 4 चौक होता है 16, 2 दूनी 4 और फिर 2 चौके होगा 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 9 1 10, 1008। और उसमें जुड़ेगा 1, ये वाला 1008 में 1 का गुणा होगा तो वही मिलेगा, फिर +1 हो जाएगा और बाहर आपका 5 है। 1008 में 1 जुड़ेगा तो 1009 आएगा। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि 1009 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 भी अभाज्य, 1009 भी अभाज्य, तो दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाने वाली संख्या भाज्य होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर। तो आप बोल सकते हैं अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार दी गई संख्या जो है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है वो ये बताती है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है या व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का 7वां और अंतिम प्रश्न जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है वो है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान, और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है इस तरह से। तो मान लीजिए कि यहाँ से दोनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया, रवि ने भी और सोनिया ने भी। तो सोनिया को इस जगह से दौड़कर फिर दोबारा इस जगह आने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि को इस जगह से दौड़कर दोबारा इस जगह आने में 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी शुरू में तो रेस यहीं से शुरू हुई होगी, तो दोनों एक साथ थे। एक ज़्यादा तेज चल रहा है और दूसरा उससे धीमा चल रहा है, तो ज़्यादा तेज चलने वाला जल्दी यहाँ पहुँच रहा है, धीमा वाला थोड़ा लेट पहुँच रहा है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, और एक ऐसा समय पूछ रहा है हमसे कि जब वो दोनों यानी ये दोनों दोबारा से इसी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी। तो आप सबको पता है कि जो भी संख्याएं हमें इस तरह से दी हुई होती हैं, तो हम करते क्या है कि उनका लासा निकाल लेते हैं, क्योंकि लासा एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो एक ऐसी शर्त, एक ऐसी कंडीशन पैदा करेगी जहाँ पर एक साथ चीज़ें दोबारा घटित हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर हमें करना क्या होगा, समय हमें निकालना है, कितने समय बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हमें समय फाइंड करना है, यानी समय जब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वो समय क्या होगा, 12 और 18 का लासा। तो 12 और 18 का लासा निकालने के लिए हमें 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। अभाज्य गुणनखंडन अभी तक हम सब समझ चुके हैं किस तरह से करते हैं। तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6। इस तरफ जो भी संख्याएं आप लिखोगे वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 2 3 5 7 11 13 इस तरह की। 4 6 8 9 ये सब संख्याएं इस तरफ नहीं लिखी जाएंगी,
तो फिर 2 3 6, और आप सबको पता है कि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 केवल 3 से ही कटेगा। 18 2 से कटता है तो 2 9 18, फिर 3 से कटता है 9, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर इसी को 2 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 18 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 गुणे 3 है, तो इसे 2 गुणे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है। तो लासा आप सबको पता है, शामिल जितने भी गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घात का गुणनफल। तो देखिए 2 और 3, केवल 2 और 3 ही इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है, जिसमें 2 की अधिकतम घात 2 और 3 की अधिकतम घात भी 2 है। तो लासा हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मान 4 और 3 की घात 2 का मान 9, 9 और 4 का गुणा होगा 36। तो इस तरह से 36 मिनट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दोनों यानी रवि और सोनिया दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है।